प्राचीन भारत की सैन्य परंपरा। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी सामाजिक संस्कृति है। वायु पुराण में भारत की कहानी आती है, जो कि आधुनिक इतिहासकारों की समझ से परे। पिछले हजारों वर्ष में स्थानीय और विदेशियों द्वारा बड़ी संख्या में रचे गए साहित्य, पुरातात्विक प्रमाणों और मजबूत मौखिक तथा संपुष्ट मौखिक परंपराओं से हमारी प्राचीनता और हमारी सभ्यता की श्रेष्ठता साबित होती है। हमारी सभ्यता में आध्यात्मिकता से लेकर दर्शन, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, कला, तकनीकी, उद्योग, प्रशासन और यहाँ तक कि युद्ध और शांति का मानव जीवन के हरेक आयामों का विकास हुआ था। यह सब कुछ केवल तभी संभव है जब लंबे समय तक देश में शांति रही हो, जो कि अपने लोगों और अपनी भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के बिना संभव नहीं। हमारी सभ्यता का प्रारंभ मानव सभ्यता के इतिहास से होता है। आधुनिक इतिहासकर्ताओं के द्वारा स्वीकृत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल ईसा के हजारों वर्ष पुराने। उसके बाद उपनिषदों का काल आता है और फिर रामायण और महाभारत, और उसके बाद पांड्यन, मौर्य, अशोक, सातवाहन और अंततः मगध का गुप्त साम्राज्य जैसे महान राजा हुए। इस दौरान देश में विभिन्न कालखंडों में विभिन्न स्थानों पर महान गणतंत्र राज्यों का भी उदय हुआ। भारतीय सभ्यता की सीमाएं इतिहास के विभिन्न कालों खंडों में विशालतम अवस्था तक पहुंची और कई बार उनमें काफ़ी संतुलन भी आया। उत्तर और दक्षिण की सीमाओं के लिए सामान्यतः हिमालय और महासागर का सीमांकन किया जाता था। इसकी पश्चिमी सीमाएं कैस्पियन सागर तक विस्तीर्ण रही है। पूरब में वर्तमान बांग्लादेश और म्यांमार तक हमारी सीमाएं रही। इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक सीमाएं पहले शताब्दी के अंत तक इरावाड़ी नदी, जिसे स्थानीय भाषा में एरावाड़ी, इंद्र के एरावत हाथी के नाम पर कहा जाता था, और अक्सस नदी के, जो आज अम्मू दरिया के नाम से जानी जाती है, के ठीक नीचे फैली हुई थी। उत्तर में सागरमाथा, जो कि आज माउंट एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, से लेकर श्रीलंका तक भारत ही था। राजनीति संबंधी भारतीय ग्रंथों में राज्य और राष्ट्र शब्दों की चर्चा बहुतायत में आती है। इन्हीं शब्दों को बाद में आधुनिक विद्वानों ने स्टेट और नेशन का अनुवाद कर दिया, जो कि पश्चिमी मूल के शब्द। राज्यों के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग तो ठीक, किंतु राष्ट्र का अनुवाद नेशन करना ठीक नहीं। स्वाभाविक ही है कि 55 शताब्दियों से पुराने और एक महादेश के आकार के राज्य तथा राष्ट्र की नीतियों के बारे में यथा तथ्य विवरण दे पाना संभव नहीं। प्रमाणों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में राज्य का काम विदेशी आक्रमणों से लोगों की रक्षा करने तक सीमित। आंतरिक कानून व्यवस्था का पालन पारंपरिक नियमों के प्रति श्रद्धा पैदा करके करवाया जाता था। वैदिक राजा धर्म प्रति अपनी धर्म अर्थात कानून के पालक हुआ करते थे।
हालांकि वैदिक काल से ही मौर्य काल के बीच में राज्य के अधिकतर तथा कर्तव्यों में काफ़ी वृद्धि हुई। साम्राज्य युग के प्रारंभ होते होते राज्य के कर्तव्यों में सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी आयाम शामिल हो। सामाजिक व्यवस्थाओं का समर्थन और विद्वानों, कलाकारों, शिल्पकारों के संरक्षण द्वारा शिक्षा, अध्ययन, कला को प्रोत्साहन देना भी राज्य का काम माने गए। यहाँ तक कि धर्मशालाएं, सामुदायिक भवन और अस्पताल जैसे नागरिक सुविधाएं भी राज्य द्वारा संचालित की गई, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसी प्रकार का दबाव समाज पर न रहे। अन्य सभी सभ्यताओं के ही भांति यहाँ भी समाज के शारीरिक बल को संरक्षण, संवर्धन और उपयोग करना एक जीवंत राज्य का अनिवार्य हिस्सा था। एक और विजेताओं ने न केवल अपनी वीरता प्रदर्शित करने तथा गौरव बढ़ाने के लिए, बल्कि राज्य का धन और संसाधन बढ़ाने के लिए युद्ध लड़े। दूसरी ओर विजेताओं ने अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा, अपने देवताओं के मंदिरों की रक्षा के लिए अपनी आहुति देकर ख्याति अर्जित की। और शास्त्र में 3 प्रकार के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है, जिससे सामान्यतः दिग्विजय या विश्व विजय कहा जाता था। ये है धर्म विजय यानी धर्म के लिए अभियान, लोभ विजय यानी धन के लिए अभियान, और असुर विजय यानी राक्षसी उद्देश्यों के लिए अभियान। इन सब में श्रेष्ठ है धर्म विजय। उसी क्रम में लोभ विजय सबसे निकृष्ट असुर विजय को माना जाता था, और धर्म विजय में विजित राजा को बाध्य किया जाता था कि वह विजेता को सम्मान और न्यायोचित कर प्रदान करे। लोभ विजय में विजित राजा को भारी मात्रा में धन अथवा अपने राज्य का एक भूभाग दोनों को देना होता था। असुर विजय में पराजित राज्य का पूरी तरह से नाश कर दिया जाता था, और अन्य देशों जहां मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है का सिद्धांत प्रचलित। भारत में इसके विपरीत हमारे प्राचीन मनीषियों का कहना था कि कमजोर राज्य शांति को बनाए रखें और जो मजबूत राज्य हैं वे युद्ध करें। काल के प्रवाह में समाज में क्षत्रिय नामक योद्धा जाति का विकास हुआ, जिसकी जीविका का साधन ही युद्ध और शासन करना था। क्षत्रियों को युद्ध के लिए सन्नद्ध रहने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायताओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे कि युद्ध कौशल तथा भंडारण, संचार और सूचना के साधन, पानी की आपूर्ति, सैनिकों तथा हाथी घोड़े आदि पशुओं के लिए भोजन सामग्री, शिविर तथा युद्ध के दौरान घायलों के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं आदि। अभियान के दौरान उनके साथ लुहार, रथ शिल्पी, मोची, धोबी, नाई, सफाई कर्मी आदि सभी चला करते थे। इसी तरह उनके साथ नाविकों, बड़े आपूर्तिकर्ताओं, सभी प्रकार के व्यापारियों, बैंक कर्मियों, प्रशासकों और योद्धाओं की भी एक टोली होती थी। विविध इलाकों की सेनाएं जब साथ मिलकर युद्ध लड़ती थी तो उनके साथ बड़ी संख्या में दुभाषिए भी हुआ करते थे। कुल मिलाकर सैन्य अभियानों का विशाल आयाम हुआ करता था। विस्तार से जानने के लिए हम महाभारत को पढ़ सकते हैं। अधिकांश स्मृतियों में राजा को युद्ध से बचने की ही राय दी गई है। उनके अनुसार धर्म,
यानी कानून की स्थापना के अलावा की जाने वाली हिंसा राज्य की कीर्ति को नष्ट करती है और उसे नरकगामी बनाती है। अशोक एक महान सम्राट हुआ जिसने गौरव के लिए जाने वाले युद्ध की परंपरा को तोड़ते हुए धर्म विजय को एक नई परिभाषा प्रदान की। उसके अंतर्गत धर्म का प्रसार करना ही धर्म के लिए युद्ध माना गया। प्राचीन भारत में योद्धाओं ने सुपरिभाषित युद्ध नियमों के विकास और पालन किया। हमारे पूर्वजों ने हमेशा से दूसरे देशों की पद्धतियों को शरण दी, परंतु स्वयं का खून पसीना केवल भारतवर्ष के लिए ही उचित समझा। उन्होंने कभी अपनी सीमाओं के बाहर जाकर युद्ध नहीं छेड़ा। यह भी एक अनिवार्य नियम था कि राज्य के युद्धों के बाद भी सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक गतिविधियां सहजता तथा निर्लिप्तता से चलती रहनी चाहिए। इस बात को भारत आए एक ग्रीक राजदूत ने भारतीय युद्ध नीति की एक विशेषता के रूप में उद्धृत किया है। उसने लिखा है कि जहां अन्य देशों में यह सामान्य बात है कि युद्ध के दिनों में खेत बंजर पड़े रह जाते थे, वहीं भारत में युद्ध के दौरान भी किसान बिना किसी खतरे के निर्बाध रूप से खेती करते रहते हैं। दोनों ही तरफ से योद्धा यह ध्यान रखते हैं कि किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दें, शत्रुओं के ज़मीन पर आगजनी न करें, पेड़ों को न काटें। प्रोफेसर H.H. विल्सन ने प्राचीन काल की युद्ध नीतियों का काफ़ी प्रशंसा की है। इस तरह 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री वेनसांग ने भी लिखा है कि पर्याप्त युद्ध और शत्रुता के बाद भी देश का सामान्य जन इससे प्रभावित नहीं होता है।